हेलो फ्रेंड्स, अब आपने ग्रामर के बारे में बेसिक चीजें पढ़ना शुरू कर दिया है और ग्रामर के बारे में आपने दो इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले तो हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच जो कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस को पूरी तरह से बांटने की प्रोसेस, और दूसरे लेवल पर नाउन को समझ लिया है। लेकिन ग्रामर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है लोगों के लिए, या मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे आसपास फैला हुआ है और उसको हम कहते हैं वर्ब। अगर हम वर्ब की बात करें तो जो भी चीज एक्शन से जुड़ी हुई है या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को डिफाइन करती है वो हमारे लिए वर्ब होती है। लेकिन ये एक डेफिनेशन है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो एक बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। वर्ब डिफाइंस अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन एक्शन। तो इसका मतलब है कि ये दो प्रकार की चीजों को बता रही होती है। पहला अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये, और दूसरा क्या हो गया, एन एक्शन। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन दो एस्पेक्ट पर अगर मैं फोकस करूं तो मैं वर्ब को बहुत आसानी से समझ सकता हूं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम इज ऑनेस्ट। ये क्या हो गया, ये किसी की स्टेट को डिफाइन कर रहा है। स्टेट को डिफाइन कैसे कर रहा है, यहां पर राम कैसा व्यक्ति है, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदार होना क्या है, किसी की एक स्टेट है, जिस मनस्थिति में वो रहता है या जो उसका चरित्र है उसके बारे में कोई बात कह रहे हैं। जैसे मैं कह दूं आई एम हैप्पी, तो ये जो है ये मेरी मनस्थिति को बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि मैंने कौन सा काम किया या उस काम से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर इसमें मैं कहूं कि इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं, आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। एक्शन किसी और फॉर्म में हो सकता है कि आप मुस्कुराएं या कुछ भी करें या एक स्टेट को डिफाइन करें। तो अगर मैं कहूं कि कोई चीज हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। कैसे चेंज करता हूं, और चेंज करके मैं ऐसे कह देता हूं कि विनोद हैज किक्ड, या विनोद किक्ड, हैज करके हटा देते हैं, टेंस में ज्यादा परेशान नहीं करते। विनोद किक्ड द बॉल। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं विनोद किक्ड द बॉल, तो हमने क्या किया, अगर हम देखें कि इसमें एक एक्शन है, कौन सा एक्शन है, और एक्शन क्या है, किक करना। किक करना मतलब किसी में लात मारना। लात किसमें, गेंद में। जैसे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हुए क्या करते हैं, वो गेंद में लात मार के गोल करने की कोशिश करते हैं। तो जिस भी किसी चीज में एक्शन इन्वॉल्व है वो भी हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक वर्ब है। और इस पूरे एस्पेक्ट को समझकर हम देख सकते हैं कि वर्ब के दो चीजें हैं। पहला स्टेट ऑफ बीइंग, कि किसी व्यक्ति की स्थिति कैसी है, और दूसरा उससे क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब को अगर डिफाइन करना हो, तो वर्ब को डिफाइन करना या वर्ब को कहीं चूज करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करेंगे और दूसरी चीज क्या बात करेंगे, एक्शन के बारे में बात करेंगे। जो चीज स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करती है और जो चीज एक्शन के बारे में बात करती है वो हमारे लिए वर्ब होती है। लेकिन इतना ही आसान नहीं है, वर्ब को हम कुछ और एस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो एस्पेक्ट क्या क्या है जरा देखिएगा। थोड़ा सा एक सिंपल सी चीज होती है, एक वर्ड आपने सुना होगा ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर ये वर्ब एक मेन बॉडी है और इस वर्ब को मैं डिफाइन करूं तो एक वर्ब का पार्ट होगा ट्रांजिटिव। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इन ट्रांजिटिव। ठीक है, ये वर्ब के दो फॉर्म हैं। जब मैं छोटा था और मैं ग्रामर को पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे मेरे एक शिक्षक ने सिखाया कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप एक्शन को किसी और चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब
पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव को मैं कैसे करूं? जैसे कि राम हैंडेड ओवर द पेपर्स टू द जज या टू द लॉयर, टू अ लॉयर कर देते हैं, टू एन एडवोकेट कर देते हैं, टू एन एडवोकेट या पुलिसमैन, कुछ भी करें। तो अगर आप देखें इसमें एक्शन क्या है? हैंडेड ओवर, मतलब किसी व्यक्ति ने, राम ने कुछ कागजात या पेपर्स किसी को दे दिए, किसी वकील को दे दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एक एक्शन हुआ जिसमें एक चीज ट्रांसफर हो गई। अब वो चीज कौन सी जो ट्रांसफर हुई? वो ट्रांसफर हुई पेपर्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करना चाहूं तो ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। समझने की कोशिश करिएगा। अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू communicate its meaning। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसमें कौन व्यक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट रोल है। सब्जेक्ट कौन है? हमने लास्ट टाइम क्लास में बात किया था। सब्जेक्ट कौन है इसमें? काम को करने वाला। तो यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट। बाकी चीजें क्या हो गई? प्रेडिकेट हो गई, जिसमें हमारे पास ये एक वर्ब आ गई, और वर्ब क्या है? हैंडेड ओवर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें एक ऑब्जेक्ट आ गई। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हुआ। तो काम क्या हो गया? किस पे हुआ? ये पेपर पे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है और काम जिस पे करता है उस पर एक्शन डिफाइन होता है। तो जैसे क्या हुआ? पेपर्स को हैंडओवर किया गया। किसने हैंडओवर किया? राम ने किया। तो ये जो एक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? कोई चीज ट्रांसफर हो गई, और जो चीज ट्रांसफर हो गई उसको कैसे कहलाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। अगर हम ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है जो कि हमने भी हाल में लिया। फिर से एक बार फिर से देखिएगा। राम किक्ड द बॉल। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सेंटेंस है, इसमें बहुत आसान है समझना कि क्या चीजें हो रही हैं। सब्जेक्ट कौन सा होगा? जिसने काम किया। तो हमारा यहां पे राम आ गया, जिसने कोई काम किया। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसने क्या काम किया? एक्शन क्या किया? इसने बॉल को किक किया। तो ये हो गई हमारी वर्ब। और जो जिस चीज पे काम किया वो क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। तो वो क्या हो गया? द बॉल। और ये हो गई हमारे लिए ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि राम ने जो काम किया उससे एक्शन ट्रांसफर हो गया। किस पे? बॉल पे। तो इसका मतलब है राम किक द बॉल, इसमें एक्शन जो वर्ब ने काम किया वो उसने एनर्जी को यहां पर ट्रांसफर कर दिया बॉल में। और इसीलिए कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो आप इसको एक नोट की तरह बना सकते हैं। तो नोट हो जाएगा कैसा? ट्रांजिटिव वर्ब requires an object to complete an action or to define meaning। तो एक सिंपल सी बात हो गई, ये हमारे लिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब दिखाते हैं तो हम एक दूसरी तरफ दिखा सकते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या हो सकती है? सबसे सिंपल एक डेफिनेशन को बिल्कुल उल्टा कर दें और कहें कि अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट इट्स मीनिंग। ठीक है, अब जब हम कहते हैं कि
जब इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई एक ऐसी चीज जरूरत नहीं होगी जिसमें कि ऑब्जेक्ट हो, वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने मीनिंग को बता सकती है। अब वो क्या हो सकता है, जैसे कि मैं बोलना चाहूं उसमें कि जैसे एक सिंपल सा कि विक्रम इज द टॉपर ऑफ द क्लास। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक स्टेटमेंट कर रहा है। अगर मैं टॉपर ऑफ द क्लास की बात हटा करके सिर्फ ये हटा, यहां पर विक्रम इज द टॉपर, तो भी देखिए आप मीनिंग वही निकलेगा, इसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। विक्रम इज टॉपर ऑफ द क्लास, ये मैं से लिख रहा हूं, देखिए दो अलग अलग चीजें आ रही हैं। विक्रम इज द टॉपर ऑफ द क्लास, और अगर मैं इसको हटा दूं, यहां क्लास हटा दूं, तो देखो विक्रम इज द टॉपर, दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये कैसा एक टाइप का वर्ब हो गया जिसमें हमने यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब यानी इज का इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, जिसको कि हमने बताया कि उसकी स्टेट या बीइंग क्या है, और इसमें क्या हुआ, कोई भी एक्शन कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें जब वर्ब को देखना होता है तो वर्ब को देख करके हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं पहले कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कहीं सेंटेंस गड़बड़ हो गया है। और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है और साथ आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि मीनिंग से क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये दो बेसिक डिस्टिंक्शन है जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं वर्ब के लिए। लेकिन वर्ब को कुछ और पार्ट में भी बांटा जा सकता है। तो चला मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट भी ले चलता हूं। अब वर्ब्स को जब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में बांटते हैं तो इसके अलावा हम इनको दो और क्लासिफिकेशंस में भी बांट सकते हैं, जिस क्लासिफिकेशन को हम फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनाइट और इधर लिख देता हूं इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है, अ फाइनाइट वर्ब मेक्स एन एक्सप्रेशन or a state of being and can stand by itself as the main verb of a sentence। जैसे मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, a finite verb makes an expression a state of being and can stand by itself as the main verb of the sentence, as the main verb of the सेंटेंस। पहले भी समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि द ट्रक, ऐसे कर देते हैं, द ट्रक डिमोलिश्ड द फेंस। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, ट्रक। अब आ ट्रक या द ट्रक यहां पे जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, अगर कोई डेफिनेट आर्टिकल है, कोई पर्टिकुलर बात है, या अ ट्रक डिमोलिश्ड द फेंस, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए सब्जेक्ट की बात करें तो किसने काम किया, ये ट्रक ने किया। इसने काम क्या किया, इसने डिमोलिश किया। किस चीज को डिमोलिश किया इसने फेंस को डिमोलिश किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो डिमोलिश्ड है वो क्या है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये वो एक्शन है जो किसने किया, ट्रक ने। तो जिसने एक्शन किया उसको हम सब्जेक्ट कहते थे, और जिस पर एक्शन हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए आप इस सेंटेंस में
इस सेंटेंस में जो डिमोलिश्ड है वो कैसे पे वर्ब है, वो एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली एक मीनिंग इंप्लांट कर सकती है, उसको किसी और वर्ब की हेल्प की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम इनफाइनाइट वर्ब की इस्तेमाल करें तो उसका मतलब हो सकता है, देखिए, द वर्ब दैट कैन नॉट स्टैंड बाय themselves। ठीक है, अब इसको एक बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट रखते हैं। जैसे लिख दूं मैं, अ ब्रोकन विंडो ग्लास वॉज फाउंड इन द स्ट्रीट। ठीक है, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि इसमें जो वर्ब है वो कौन सी है, फाउंड, और एक वॉज भी लगा हुआ है इसमें, और इसके अलावा एक ब्रोकन भी लगा हुआ है। अगर मैं ब्रोकन की बात करूं तो जैसे अ ब्रोकन विंडो ग्लास, ये जो ब्रोकन है ये कैसा है, एक वर्ब का फॉर्म है। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जो 3 फॉर्म्स होते हैं, ये वर्ब का एक फॉर्म है, और वो किसके लगा हुआ है, विंडो के लिए। क्या मैं कह सकता हूं कि अ ब्रोकन विंडो अपने आप में एक सेंटेंस को कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं। अ ब्रोकन विंडो कभी भी अपने इंडिविजुअली एक सेंटेंस के मीनिंग को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सेंटेंस को मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए उसे एक मेन वर्ब फाउंड या वॉज फाउंड, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी इसका मीनिंग निकल सकता है। इसका मतलब है कि यहां पर जो वर्ब लगा रखी है वो वर्ब अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं दे सकती इन टर्म्स ऑफ मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जैसे हम इसे कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो फाइनाइट वर्ब वो है जिस एक्शन को हम देख या समझ सकते हैं, टेंजिबल है हमारे लिए। जैसे कैसे, द ट्रक डिमोलिश्ड द फेंस, तो हमें बिल्कुल डिफाइंड है कि क्या काम हुआ है, डिमोलिश्ड है, और ये जो वर्ब है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसे किसी और चीज के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में और कहीं कोई वर्ब भी नहीं लगी हुई है। लेकिन जब हम कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब तो इसका मतलब है वो किसी शायद और वर्ड की क्वालिटी बता रहा है, उस वर्ड के सेंटेंस का मीनिंग नहीं बता रहा। क्या कर रहा है, जैसे विंडो ग्लास है और विंडो ग्लास की क्वालिटी बता रहा है, और ये कैसा है, ब्रोकन है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक वर्ब का यूसेज हो गया, ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट। अब इसको आप कहीं भी लगा दो, इस पर्टिकुलर वर्ड को, अगर वो इंडिपेंडेंट वर्ड की तरह नहीं लगा हुआ, इंडिपेंडेंट वर्ब की तरह नहीं लगा हुआ है, तो वो एक इनफाइनाइट एक्सप्रेशन है जिसका इस सेंटेंस से डायरेक्टली कोई मतलब डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ मीनिंग कोई मतलब नहीं है। ये एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो जब भी हम कभी वर्ब को डिफाइन करेंगे तो हम इनको पहले से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की तरह देखा था, वैसे इसको फाइनाइट और इनफाइनाइट की तरह देखेंगे। वर्ब की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है कि हम वर्ब से ये भी बताते हैं कि एक्शन कब और कैसे हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि आप सभी लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, तो वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनसे कुछ स्पेशल मीनिंग निकलते हैं। तो वर्ब के फॉर्म के मीनिंग को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वर्ब के एक्चुअली 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब लगता है, 2 प्लस वर्ब लगता है, तो इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव एक वर्ब का फॉर्म होता है, 2 प्लस कोई वर्ब। जैसे मैं लिख दूं टू सिंग, तो सिंग क्या है, अपने आप में वर्ब है, और 2 हमने इसमें जोड़ दिया, टू सिंग, तो ये क्या फॉर्म हो गया, इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। या मैं लिख दूं टू कैच, तो ये भी क्या हो गया, एक इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। जब टू के साथ हम कोई एक वर्ब जोड़ देते हैं तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर मैं इसमें
एक ऐसा सिंपल सा वर्ड से करता हूं, जैसे मान लो हमारा बेस फॉर्म, अगर मुझे डिफाइन करना हो कि हमारा बेस फॉर्म क्या है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा बेस फॉर्म स्टडी करना है, टू स्टडी। तो अगर मान लो हम कहते हैं कि अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो अगर हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं तो हम नेम ले लेते हैं, नेम, टू स्टडी, पढ़ने को, ठीक है। अगर मैं कहूं बेस फॉर्म, बिल्कुल बेस फॉर्म, तो इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, आई स्टडी, पहला बिल्कुल सिंपल, कहीं कोई डिफाइन नहीं, आई स्टडी। अब ये किसी स्टेट को डिफाइन कर रहा है। दूसरा हो सकता है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब जो चीज पास्ट में हुई हो, मतलब हमने आज के समय से नहीं, पहले समय में। अगर मैं कहूं तो आई स्टडीड हो सकता है, ठीक है, आई स्टडीड समथिंग, मान लेते हैं आई स्टडीड मैथ्स, आई स्टडीड इंग्लिश और व्हाटएवर इट इज। तो क्या हो गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया। इसके अलावा एक फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ कुछ परफेक्ट टेंस जैसा होता है, और उसका मतलब क्या होता है, आई एम स्टडिंग। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक्शन के अभी होने को डिफाइन कर रहा होता है, आई एम स्टडिंग। और लास्ट जो हम कर सकते हैं वो हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है। और उसका क्या हो सकता है, आई हैव स्टडीड। तो अगर हम किसी भी वर्ब को डिफाइन करते हैं तो वर्ब मुख्यतः अपने एक्शन को इन 4 फ्रेम्स में रखता है। और इन फ्रेम्स को कैसे रख सकता है, पहला बेस फॉर्म आई स्टडी, दूसरा पास्ट फॉर्म आई स्टडीड, तीसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें हमारा एक्शन अभी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या हो जाएगा, आई एम स्टडिंग, एंड लास्ट हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। और ये एक्चुअली परफेक्ट टेंस की तरह ही काम कर रहा होता है, वेयर हम बहुत ही क्लियर लिखते हैं आई हैव स्टडीड। तो वर्ब के ये 4 फॉर्म बेसिकली जितने भी एप्लीकेशंस हमारे सामने वर्ब के आते हैं, इन्फिनिटिव से लेकर के ये सभी चीजों को कवर करते हैं जिसको कि वर्ब डिफाइन करता है। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो टेंसेस को भी इसमें डिफाइन करने लग जाते हैं, तो हमें उससे अवॉइड करना है, हम टेंसेस को सेपरेटली डील करेंगे। तो ये एक वर्ब का एक बेसिक खाका हो गया जिसको हमें समझना जरूर होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, वो ये होनी चाहिए कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाउन और वर्ब के रूप में। अब देखिए, नाउन के बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था, और हमने कहा था नाउन कैसे हो सकते हैं, जो काउंट नाउन हो सकते हैं, मास नाउन हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं। सर हमने नाउन के अलग अलग फॉर्म्स बताए थे। नाउन के जब हम फॉर्म बताते हैं तो नाउन में सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल नाउन होता है ना। ये तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया भी था। और सिंगुलर और प्लूरल नाउन होने के कारण कुछ सिंपल सी बड़ी खास बात होती है। जैसे मैं कहूं सिंगुलर है टेबल और प्लूरल हो जाएगा टेबल्स, ये सबको बड़ा आसानी से आता है। सिंगुलर है चेयर और प्लूरल है चेयर्स। या कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, सिंगुलर है चाइल्ड और प्लूरल है चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह के एक सिंपल से एक्सप्रेशन होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्ब फॉर्म को भी सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब की तरह क्वालिफाई किया जाता है। अब होता क्या है, जब हम नाउन को देखते हैं तो नाउन सब्जेक्ट का काम भी करता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म की होनी चाहिए, ताकि वो उन नाउन यानी जो हमारे पास छोटे छोटे एजेंट्स हैं, जैसे मैं कहूं बॉयज, या यहां पे हम लिख देते हैं ये बॉय है तो ये बॉयज। जैसे हम कहते हैं बॉय इज प्लेइंग, तो बॉय इज प्लेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई एक बच्चा खेल रहा है। लेकिन अगर हम बॉयज कर देते हैं तो बॉयज का क्या होगा, आर प्लेइंग। इसका मतलब क्या है कि जो खेलने की एक्टिविटी है उसमें कई सारे लोग शामिल हैं उस एक्टिविटी में। तो जो लोग एक्टिविटी में ज्यादा लोग शामिल हैं, तो मेरे लिए वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ताकि इन प्लूरल सिस्टम के साथ मैच कर सके। लेकिन नाउन और वर्ब में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका होता है वो कैसा होता है, हम टेबल के आगे टेबल्स लिख देते हैं, चेयर के आगे चेयर्स लिख देते हैं, बॉय के आगे बॉयज लिख देते हैं, और हमारे लिए ये सिंगुलर या प्लूरल हो जाता है। जब हम वर्ब के साथ बात करते हैं तो नियम थोड़ा सा उलट हो जाता है,
और इससे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिंगुलर वर्ब जो होती है और दूसरे फॉर्म में प्लूरल वर्ब होती है। सिंगुलर वर्ब कैसी होती है? जैसे मैं कहूं कि राधा सिंग्स, राधा सिंग्स। अब राधा कैसी है? सिंगुलर, और इसमें अगर वर्ब देखें तो कैसी होगी? सिंग्स। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं कहूं राधा एंड जया, ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा? सिंग। तो इसके साथ जो वर्ब हो गई वो कैसी हो गई? बिल्कुल उल्टी। देखिए जरा, जब हम सिंगुलर लिखते थे तो इसमें एस था नहीं, इसमें एस नहीं था, अंत में टेबल के बाद टेबल्स नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमने वर्ब लिखी तो क्या हुआ? इसमें टेबल्स लग गया, ये सही हो गया। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल का नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि राम, अच्छा अगर उसको और डिफाइन करते हैं सिंग के अलावा, राइट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे बॉय, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, बॉय राइट्स द एग्जामिनेशन, या अ बॉय कह देते हैं, अ बॉय राइट्स द एग्जामिनेशन। और मैं कहूं बॉयज, तो ये क्या होगा? अ बॉय राइट्स है, तो बॉयज क्या हो जाएगा? राइट। अब देखिए यहां पर वर्ब कैसी है? ये वर्ब है प्लूरल वर्ब, और ये किस लिए? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन यहां पर वर्ब कैसी है? राइट्स, जिसमें लगा तो हुआ है एस, तो हमारे हिसाब से क्या होने लगता है? हमारे हिसाब से ये प्लूरल होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं। तो जब हम कभी वर्ब और नाउन के को कंपेयर करने के स्टेटस में आते हैं, तब हम एक और चीज समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम कैसे चलेंगे। तो ये एक बेसिक खाका है जब हम नाउन और वर्ब को कंपेयर करके भी देखते हैं कि वर्ब कब प्लूरल होगी और सिंगुलर होगी। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वर्ब में ही बहुत सारी चीजें सीखने बाकी हैं। आप इन चीजों को पहले ध्यान से समझ लें और इनसे जुड़ी हुई प्रैक्टिस को करें, तब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में ले चलेंगे। आपका इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।